हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद चिराग। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद जिस सेक्टर से वो बिलोंग करता है दैट सेक्टर इज इन अ टेल विंड, यानी वो सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर्सनली आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक फ्रॉम आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। मैंने 1000 के लेवल पे ऑलमोस्ट इन्वेस्ट करना शुरू किया था। आज स्टॉक शायद 1700 रुपए के आसपास का है और मैंने कल नहीं, हाँ परसों, लास्ट वीक भी स्टॉक को खरीदा है। सो आई एम टोटली इन्वेस्टेड इनटू दिस स्टॉक। जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है प्रेस्टीज रियल एस्टेट लिमिटेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन इंडिया, प्रेस्टीज रियल एस्टेट। चलो बात करते हैं पहले बेसिकली इनका धंधा क्या है, बिजनेस क्या है। प्रेस्टीज इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन मोर देन 300 प्रोजेक्ट्स। जो 300 प्रोजेक्ट्स इन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, 53 प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं, 48 प्रोजेक्ट्स इनके अपकमिंग हैं। सो दे हैव अ ह्यूज पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स। एंड व्हाट आर द बिजनेस सेगमेंट्स जहां पर ये अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो बिजनेस सेगमेंट आती है वो आती है रेजिडेंशियल की। रेजिडेंशियल यानी उनको फ्लैट बनाने हैं और फ्लैट बेचने हैं। सबसे पहले दैट्स अ सिंपल सिंपल धंधा। वो फ्लैट बेंगलोर में बनाते हैं या किसी भी ज्योग्राफी में बनाते हैं, वो उनको बेचने हैं। उसके बाद दूसरा जो धंधा आता है वो आता है कॉमर्शियल। अब कॉमर्शियल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग धंधा, इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस। यहां पर कंपनी एसईजीज बनाती है, ऑफिस स्पेसेस बनाती है और उनको किराए पर देती है। दैट इज द एन्यूटी इनकम। जो टेक्निकल टर्म यहाँ पर यूज करते हैं वो है एन्यूटी इनकम। कंपनी को लगातार किराया आता है उस जगह का एंड इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, फ्लरिशिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। जो तीसरा धंधा है वो है रिटेल का बिजनेस। रिटेल के बिजनेस में प्रेस्टीज मॉल चलाती है, मल्टीप्लेक्सेस चलाती है, उनको किराए किराए पे देती है, उससे भी उनकी एन्युटी इनकम आती है। वेरी गुड बिजनेस अगेन। फिर तीसरा जो धंधा इनका आता है वो है हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी यानी होटल्स का। अब होटल बिजनेस में इन्होंने स्ट्रेटेजिक टाई अप कर रखा है बड़ी बड़ी कंपनियों से। फॉर एग्जांपल मैरियट से, उसके बाद हिल्टन से और भी बहुत सारी कंपनियों से। उसके बारे में भी हम वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगला फिर इनका जो बिजनेस है वो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का इनका बहुत छोटा सा बिजनेस है। जैसे जो भी प्रॉपर्टीज ये बनाते हैं उसमें मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं, जैसे सिक्योरिटी की सर्विस होगी, क्लीनिंग सर्विसेज होगी, इन तरीके की सर्विसेज होगी। इट्स नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। अब बात करते हैं कि प्रेस्टीज कहां कहां पर एक्टिव है, कौन कौन सी मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले तो है बेंगलुरु। बेंगलुरु दे आर द बिगेस्ट नेम। इन्होंने स्टार्टिंग भी बेंगलोर से की थी और आज के दिन में 2024 में भी इनका ऑलमोस्ट 58% of the business comes from Bangalore. That's a huge part. So they are heavily concentrated in Bangalore. However, what this company is doing, they are diversifying, they are reducing the geographical risk that they are in. अगर आप बात समझिए, अगर हम कहीं पर एक जगह पर जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड हैं तो होता क्या है कि अगर उस माइक्रो मार्केट में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी रिस्क हो गया या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी दिक्कत आ गई, तो पूरी कंपनी सफर करती है। इसलिए कंपनीज क्या सोचती हैं कि वो हमेशा हमेशा चाहती हैं कि वो डाइवर्सिफाइड रहे अलग अलग जगहों पर। सो इसी स्ट्रेटेजी के तहत हमारी जो प्रेस्टीज है वो डाइवर्सिफाई कर रही है बेंगलोर से हैदराबाद में। हैदराबाद में इस बार इन्होंने 4000 करोड़ की सेल्स की है। सो दैट्स अ वेरी बिग नंबर। पिछले साल तक शायद हैदराबाद इनकी लिस्ट में था ही नहीं। दे आर डाइवर्सिफाइंग टू मुंबई। अब मुंबई में एंड दिल्ली, मुंबई और दिल्ली में क्या फायदा है कि यहाँ की रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि पहले एवरेज अमाउंट पर स्क्वायर फीट जो उनको फ्लैट बेचने से मिलता है, तो दिल्ली और मुंबई की जो जमीन है ना वो थोड़ी महंगी होती है, ठीक है। उसकी वजह से इनकी रियलाइजेशन बढ़ जाती है, यानी जो पैसा पर स्क्वायर फुट इनको ये कमाते हैं ना वो बढ़ जाता है। तो दिल्ली में अभी इन्होंने रिसेंटली इंदिरापुरम में 62 एकड़ की जमीन खरीदी है एंड दे आर सेइंग कि उसका जो बिजनेस है वो लगभग लगभग 10,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। सो दे हैव अ ह्यूज पाइपलाइन। चांसेस हैं कि दिल्ली और मुंबई अगले साल इनके रेवेन्यू मिक्स में
percentage of other geographies than Bangalore will improve. So that's a very positive sign. अब हम बात करेंगे कि हम क्यों इतने इंटरेस्टेड हैं इस स्टॉक के अंदर. सो द फर्स्ट रीजन इज द रियल एस्टेट साइकिल. बात को इस तरीके से समझिए. स्टॉक्स ना या स्टॉक मार्केट ना हमेशा थीम्स और सेक्टर्स के हिसाब से काम करती है. कभी कोई सेक्टर हॉट होता है, कभी कोई दूसरा सेक्टर हॉट होता है. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आपने सुना होगा पीएसयू स्टॉक्स, रियल क्या कहते हैं पावर स्टॉक्स, उसके बाद डिफेंस स्टॉक्स, ये हॉट स्टॉक्स हैं. आज के दिन में जितने भी कंपनियां इन सेक्टर्स, इन हॉट सेक्टर्स में आती हैं, वो सब अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. इसी तरीके से कोविड के टाइम पे स्पेशलिटी केमिकल बहुत अच्छा करता था, फार्मा बहुत अच्छा कर रहा था, आईटी भी बहुत अच्छा कर रहा था. तो उस समय इन कंपनियों ने धड़ाधड़ खूब पैसा कमाया. जब भी कोई थीम मार्केट में अच्छा करती है तो उसके मोस्टली जो सभी स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल पीएसयू स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, आज के टाइम पे देखोगे बेल को देख लो, कोचिन शिपयार्ड को देख लो, जेन टेक्नोलॉजी को देख लो, सोलर इंडस्ट्री को देख लो, किसी भी स्टॉक को देख लो, सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. इसीलिए सेक्टर्स ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओवरऑल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कई बार होता क्या है ना कि स्टॉक तो बहुत अच्छा करता है लेकिन उसके सेक्टर की अभी भी हेडविंड्स होती हैं, यानी उसके सेक्टर में अभी उतनी ज्यादा बुलिशनेस नहीं होती मार्केट में. तो वो स्टॉक पैसा बना के बहुत ज्यादा नहीं दे पाता. वो थोड़ा बहुत पैसा बना के दे देगा, लेकिन जो फिनोमिनल रन होता है ना बुल मार्केट का, वो शायद वो वाला स्टॉक कभी भी ना दे पाए क्योंकि उसका सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा. तो हम हमेशा जब भी सेक्टर्स देखते हैं ना, हम सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं. हम सबसे पहले सेक्टर देखते हैं, सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा. इफ सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसमें सबसे अच्छा स्टॉक ढूंढते हैं. दैट्स आवर फिलोसफी, दैट्स आवर वे हाउ वी अप्रोच द मार्केट. लेट्स चेक द रियलिटी सेक्टर राइट नाउ. रियलिटी सेक्टर कैसा कर रहा है. सो दिस इज द रियलिटी इंडेक्स. रियलिटी इंडेक्स में आप नोटिस करोगे कि 2007 के अंदर और 2008 के अंदर रियलिटी इंडेक्स वाज एट इट्स बेस्ट, सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था. पिछले 2-5 साल में जितनी भी रियलिटी कंपनीज थी, डीएल्फ हो गया, यूनिटेक हो गया, जितनी भी सारी उस टाइम की कंपनियां थी, सब ने धड़ाधड़ खूब पैसा छापा उस टाइम पे. लेकिन 2007 में जब ये साइकिल पीक कर गई, उसके बाद अगले 15 साल तक, रिमेंबर, अगले 15 साल तक रियलिटी इंडेक्स ने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया. इनफैक्ट कोविड में तो ये और डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे तो इस स्टॉक की बुरी पिटाई हुई, किसी ने कोई भी पैसा नहीं बनाया. लेकिन कोविड के बाद वी आर सीइंग अ बिग चेंज इन द इंडेक्स. कोविड के बाद लगातार ये, अगर टेक्निकल्स पे आप ध्यान देंगे कि कोविड के बाद लगातार ये इंडेक्स हायर हाइज बना रहा है. यहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था ये इंडेक्स, फिर उसके बाद इसने फिर से हायर हाइज बनाने शुरू कर दिए. और अगर निफ्टी से इसका स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो इट इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. टेक्निकली रियलिटी इंडेक्स इज a good bet right now. That I would say for sure. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि 2007 में ऐसा हुआ क्या था. तो पता नहीं उस टाइम आप लोग थे या नहीं थे, लेकिन जो भी कॉमन रिटेल इन्वेस्टर था ना, उसके नाम पर एक स्टॉक रहा करता था, यूनिटेक. उस टाइम पे कोई अगर मार्केट में होगा तो उससे पूछना कि यूनिटेक को जानते हो, तो सभी जानते थे उस स्टॉक को. पता है क्यों जानते थे? 25 पैसे का स्टॉक था 2001 में, 2007 में जब मार्केट ने पीक किया, उस समय 527 रुपए का स्टॉक था. मतलब चवन्नी का स्टॉक 500 रुपए से ऊपर हो गया. देख लो ये कितना, 2 लाख, 2 लाख % का रिटर्न. सो दैट वाज द फेरोशियसनेस ऑफ दैट साइकिल. उस समय जितनी भी रियलिटी कंपनियां हुआ करती थी, चाहे डीएलएफ हो, चाहे कितनी भी कंपनियां, जबरदस्त पैसा बनाया उन्होंने. इन्वेस्टर्स ने भी बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद पैसा डूबा भी बहुत. वो अलग बात है कि यूनिटेक में अम्बरपाली जैसी कंपनियां थी, उनके अंदर गड़बड़े हुई. दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस. पर बुल सेक्टर में कहने का मतलब है कि कंपनियां बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकती हैं. उसका एग्जांपल हमारे सामने है. अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने बात की टेक्निकल्स की. टेक्निकल्स के अलावा हम सिर्फ टेक्निकल्स पे नहीं रुकेंगे, हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की. कि फंडामेंटल में
फंडामेंटली रियल एस्टेट कंपनीज कैसा कर रही हैं? तो ये कोटक की रिपोर्ट है। इस कोटक की रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2020-21-22 के बाद लगातार हर महीने, हर क्वार्टर में ये रियल एस्टेट कंपनियां पिछले क्वार्टर से ज्यादा फ्लैट्स बेच रही है। इनफैक्ट आज के दिन में जितने ये फ्लैट्स बेच रही है ना, उतना इन्होंने पिछले 15 साल में कभी भी नहीं बेचा। यानी कंपनीज की जो सेल्स फिगर है ना, उसमें भी नजर आ रहा है कि हाँ, देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द रियल एस्टेट सेक्टर, समथिंग पॉजिटिव दैट वी नीड टू गिव अवर अटेंशन। उसके बाद अगर आप इन्वेंट्री देखेंगे, इन्वेंट्री यानी फ्लैट्स बना दिए कंपनी ने, वो फ्लैट्स आर लाइक अ इन्वेंट्री। वो कितने फ्लैट जल्दी जल्दी बेच रहे हैं। तो इन्वेंट्री देखेंगे आप, तो इन्वेंट्री लगातार ऑल इंडिया लेवल पे लगातार गिरने लग रही है। इवन मुंबई रीजन में भी गिर रही है, थोड़ा आहिस्ता गिर रही है, लेकिन बेंगलोर में बहुत तेज गिर रही है, दिल्ली एनसीआर में बहुत तेजी से गिर रही है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कंपनियां रियल एस्टेट कंपनियां हैं, ये सबका डेटा है, वो जितने भी फ्लैट्स निकाल रही है ना, मार्केट में लॉन्च कर रही हैं, वो बड़ी जल्दी जल्दी बिक रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि टेक्निकल्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट इंडेक्स और रियल एस्टेट जो सेक्टर है ना, वो हो सकता है आज के दिन में हमारे फेवर में हो। दैट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव दैट आई हैव फॉर दिस कंपनी। अब सवाल उठता है, अब इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि रियल एस्टेट सेक्टर तो ठीक है, बढ़िया है, इसमें प्रेस्टीज ही क्यों चूज कर रहे हैं? सभी रियल एस्टेट कंपनीज में से हम प्रेस्टीज को हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि स्कोप ऑफ ग्रोथ इन प्रेस्टीज is among the best, is the best, I would say, among all the real estate companies listed in the country right now. चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कैसे ग्रोथ पर्सपेक्टिव से प्रेस्टीज बेस्ट है। ये प्रेस्टीज का 5 साल का सेल्स चार्ट है कि इन्होंने कितने करोड़ की सेल्स की है। डू यू नोटिस, सेल्स पिछले 5 साल में 48% कैगर से ग्रो की है। यानी पिछले साल जितने करोड़ के इन्होंने सेल्स की थी, इस साल उससे 48% फालतू सेल्स कर रहे हैं प्रेस्टीज। दे आर ऑन द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी सिंस कोविड, ठीक है। और अगले साल 2025 की भी इनकी गाइडलाइंस एटलीस्ट 25 से 30% ग्रो करने की है। एंड कंपनी इज कंटिन्यूअसली बीटिंग इट्स ओन गाइडेंस। दैट इज द फर्स्ट पॉजिटिव वी हैव। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रियलाइजेशन की, रियलाइजेशन यानी पर फ्लैट या पर स्क्वायर फीट कितने रुपए प्रेस्टीज चार्ज कर रही है अपने प्रोडक्ट के, अपने फ्लैट के, तो उसकी वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है। यानी पहले 6,748 रुपए 2020 में वो चार्ज करते थे पर स्क्वायर फीट ऑन एन एवरेज, ये है, ठीक है। और आज के दिन वो चार्ज कर रहे हैं 10,410। यानी जो जमीन वो बेच रहे हैं उससे ज्यादा धंधा उसको अब महंगा बेच रहे हैं। पहले सस्ता बेच रहे थे, अब महंगा बेच रहे थे। यानी उनका एक तो सेल्स नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां से ग्रोथ आएगी। दूसरी ग्रोथ आएगी, जो जमीन वो बेच रहे हैं वो अब पहले से ज्यादा महंगी बेच रहे हैं, तो उससे ग्रोथ आएगी, ठीक है। उसके बाद इनके कलेक्शन नंबर्स देखते हैं। कलेक्शन नंबर से पहले हम बात करेंगे उनकी ज्योग्राफीज की, हमने ऑलरेडी बात कर ली। हम बात करते हैं इम्प्यूटेड इबिटा की। इम्प्यूटेड इबिटा क्या होता है कि जो आज के दिन में वो फ्लैट्स बना रहे हैं ना, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है उनके, क्योंकि उनकी रियलाइजेशन बढ़ गई है। आज के दिन में वो इम्प्यूटेड इबिटा को इस तरीके से समझिए कि रियल एस्टेट में ना एक्चुअली में जो इनकी फाइनेंस की टर्म्स होती हैं, जो बैलेंस शीट होती है और जो नंबर्स होते हैं, वो थोड़े अलग तरीके से डिफाइंड होते हैं। मैं अभी उनके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इम्प्यूटेड इबिटा को छोड़िए, उसको सिर्फ इबिटा समझिए, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन में धंधा ये कर रहे हैं ना, उसमें जो इबिटा ये कमा रहे हैं, वो आज से 5 साल पहले जो कमाते थे उससे कहीं बेटर कमा रहे हैं। आज के दिन में इनका इबिटा लगभग 23% के आसपास है, which is very good, if you compare it to with all other builders। चाहे गोदरेज से कंपेयर करो, उनका भी इसके आसपास आता है, या ऐसे बिल्डर्स फॉर एग्जांपल ओबेरॉय से बात करते हैं, हम ओबेरॉय की बात करते हैं, अगर उनसे भी कंपेयर करेंगे तो these numbers are very phenomenal, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अच्छा पॉइंट उनका है वो है डेट सिचुएशन का। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ प्रेस्टीज इज
राइट नाउ 0.66, विच इज नॉट, जो कम नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो वो मैनेज नहीं की जा सकती। कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है अपने एन्युटी बिजनेस में, अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, तो उस वजह से उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ रही है। उसकी वजह से डेप्थ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ पिछले साल की कंपैरिजन। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी देयर कलेक्शंस आर आल्सो इंक्रीजिंग। कलेक्शंस यानी हाथ में पैसा कितना आ रहा है, सेल्स वेल छोड़ दो, लोग किस्तों में पैसे देते हैं जब भी कोई घर खरीदता है, तो वो जो पैसा जो हाथों में आ रहा है वो टोटली कितना है। तो वो कलेक्शन इनकी लगातार बढ़ रही है, वो कलेक्शन इनकी बढ़ रही है 26% CAGR से, अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो, विच इज वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गाइडलाइंस, they will restrict debt to equity at around 0.5%, which is a very good figure. अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस बिजनेस की, दैट इज एन्युटी बिजनेस। This is the part of the business which separates Prestige from all other builders or other real estate companies around the town. देखिए, चीज को ऐसे समझिए कि एन्युटी बिजनेस होता क्या है। मैंने अभी बताया कि किराए का धंधा है, ठीक है। और किराए का धंधा इसलिए अच्छा होता है कि हमने एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, हमने अपनी बिल्डिंग बना दी, उसके बाद हमको पूरी उम्र बैठ के खाना है, बस हल्का फुल्का खर्चा मेंटेनेंस का होगा। तो बेशक साइकिल डाउन हिल जा रही है या अप हिल जा रही है, लेकिन किराया तो आता रहेगा भाई। किराए का धंधा सबसे अच्छा, और मार्केट को भी सबसे अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई मार्केट गिव्स इट मैक्सिमम वैल्यूएशंस। मतलब अगर हम ईवी टू ईबिटा की बात करें तो एटलीस्ट 15 से 20 का ईवी टू ईबिटा मार्केट एन्युटी बिजनेस को देती ही है, लेकिन प्री सेल्स को हम मुश्किल से 3x का ईबिटा देते हैं। तो ये बात समझिए, मोटी मोटी बात ये है कि प्रेस्टीज ना अपने एन्युटी बिजनेस को क्लेम करती है कि हम अगले 4 साल में 2028 तक लगभग 3900 करोड़ का कर देंगे, यानी कैगर ऑफ 52%। बात को समझो, कंस्ट्रक्शन में यानी नए फ्लैट्स बनाने में ये कह रहे हैं 25 से 30% का हम आपको ग्रोथ दिखाएंगे, लेकिन एन्युटी में ये कह रहे हैं कि 52% का हम आपको कैगर ग्रोथ देंगे। एन्युटी जो बिजनेस है ना, दैट गिव्स यू 70 to 75% ऑफ द ईबिटा, यानी बहुत हाई ईबिटा नंबर होता है इसमें। तो इस वजह से एग्जाम्पल समझिए आप डीएलएफ का, ठीक है। डीएलएफ एक ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी 4 से 5 हजार करोड़ का एन्युटी बिजनेस हर साल करती है। इतना बड़ा पोर्टफोलियो किसी भी कंपनी का नहीं है, और डीएलएफ ट्रेड्स एट 10x वैल्यूएशन। दैट मीन्स मार्केट हमेशा ऐसी कंपनियों को ज्यादा वैल्यूएशन देती है जिनका एन्युटी इनकम मैक्सिमम होता है, एंड प्रेस्टीज इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो एन्युटी बिजनेस में हम कॉमर्शियल बिजनेस आ जाता है, उसके बाद रिटेल बिजनेस आ जाता है। कॉमर्शियल बिजनेस में कॉमर्शियल बिजनेस में इनके ऑफिस स्पेसेस होते हैं और एसईजी होते हैं, वहां से ज्यादा किराया आता है, वो ज्यादा उसका 80% के आसपास ही बिटा होता है। उसके बाद आता है इनका होटल बिजनेस। अब होटल बिजनेस में दे आर डूइंग अ डिफरेंट थिंग दिस टाइम। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर disinvesting the hotel business and they are coming up with an IPO, and this kind of things are always very positive. They are considered good for the business क्योंकि बिजनेस सिंपल बिजनेस को ज्यादा वैल्यूएशंस मिलती हैं। तो अगर होटल बिजनेस इनका बाहर निकल जाएगा, एंड बाय द वे होटल बिजनेस इज डूइंग फिनोमिनली वेल। होटल बिजनेस में इनकी ARR यानी एवरेज रूम रेवेन्यू 14,000 रुपए पर नाइट है, और ऑक्यूपेंसी लगभग 67% है, विच इज अमंग द टॉप क्लास मार्केट स्टैंडर्ड्स, है ना। और आज के दिन में इंडियन होटल्स की अगर बात करो तो उनको ईवी टू ईबिटा 35 का मिलता है, 30 का ईबिटा मिलता है, 20-22 का ईवी टू ईबिटा मिलता है। यानी होटल इंडस्ट्री इन इंडिया इज डूइंग रियली वेल, और इनके होटल्स भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो जब ये डिसइन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस है इनके जो होटल का स्टॉक होगा वो भी एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे लिस्ट होगा, और जो बिजनेस पीछे रह गया प्रेस्टीज का, दैट विल ऑल्सो बेनिफिट प्राइस वाइज। तो इट कैन बी अ ह्यूज अपसाइड इन दिस बिजनेस राइट नाउ।
अब हम आते हैं अपने चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, दैट इज वैल्यूएशन. व्हाई वैल्यूएशन ऑफ प्रेस्टीज आर लुकिंग वेरी रीजनेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. देखिए, एक बात समझिए, आज के दिन सेंसेक्स 80,000 पे चल रहा है, तो बहुत ज्यादा डर्ट चीप आज के दिन में इंडियन मार्केट में कुछ भी नहीं है. कोड़ियों के भाव कुछ नहीं बिक रहा. हाँ, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे जरूर मिलते हैं हमें. कुछ स्टॉक्स हैं जैसे डिफेंस, पीएसयू, ऑयल स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं स्टॉक्स. लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी हमको रीजनेबल वैल्यूएशंस पे मिलते हैं. आई थिंक प्रेस्टीज कम इन दिस सेक्टर, जो हमें रीजनेबल वैल्यूएशन पे स्टॉक मिलते हैं. ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आइए देखते हैं. ये मैंने वैल्यूएशन शीट बनाई है प्रेस्टीज की, गोदरेज की और सारी कंपनियों की. तो इसमें मैंने अच्छा, एक और बात ये समझाने से पहले, जो अकाउंटिंग होती है ना रियल एस्टेट कंपनीज की, वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होती है. वो अगर आपको अभी नहीं पता तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं, लेकिन इस वीडियो में भी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी. तो आपको मोटा मोटी बात समझाता हूं मैंने वैल्यूएशन कैसे किया. मैंने एन्युटी बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस और जितने भी इनके डेट है, लैंड बैंक है, इन सबको बाहर निकाल दिया. ठीक है, किसी को दोनों को 15x वैल्यूएशन दी है और इनको मैंने बाहर निकाल दिया. और फिर मैंने देखा कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर आज के दिन में क्या मल्टीपल मिल रहा है कंपनी को. कंस्ट्रक्शन पे आज के दिन में जो मल्टीपल मिल रहा है, प्री सेल के ऊपर जो मल्टीपल मिल रहा है, वो 3.36x है प्रेस्टीज को जो मिलता है. यही बात हम अगर गोदरेज की करते हैं तो गोदरेज को ये मल्टीपल मिलता है 4.48. रिमेंबर, गोदरेज इज फिनोमिनल कंपनी, और ये भी बहुत ज्यादा महंगा मल्टीपल नहीं है अगर हम और पीएस से कंपेयर करें तो. और पीएस को क्या मिलता है, जैसे डीएलएफ की बात करते हैं तो डीएलएफ को लगभग 9 से 10x का मल्टीपल मिलता है. ओबेरॉय को भी लगभग 10x का मल्टीपल मिलता है ऑन देयर कंस्ट्रक्शन बिजनेस ओनली, है ना. ब्रिगेड को भी लगभग 7x का मिलता है. लोढ़ास को, जिसको माइक्रोटेक बोलते हैं, इसको भी लगभग 8x का मल्टीपल मिलता है. तो यानी जो भी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज है, यानी 50,000 करोड़ से बड़ा मार्केट कैप जिनका है, केवल एक ब्रिगेड मेरे ख्याल से 32,000 करोड़ के आसपास की है, उन सभी कंपनीज आज के दिन ट्रेड कर रही हैं 7-8 के मल्टीपल पे ऑन देयर कंस्ट्रक्शन बिजनेस. लेकिन गोदरेज और प्रेस्टीज ही ऐसे बिजनेस हैं जो 4x और लगभग 3.25x के मल्टीपल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. सो दैट मेक्स प्रेस्टीज मच मोर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वाइज अकॉर्डिंग टू माई वैल्यूएशन शीट्स. इस वैल्यूएशन शीट को मैं अपलोड कर दूंगा, आप भी इसके साथ खेल सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन के ऊपर ना हमें वैल्यूएशन सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज करनी चाहिए. हम वैल्यूएशन को अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, या हम ये सोच के बैठ जाएं कि भाई वैल्यूएशन हमने इस तरीके से की, ये स्टॉक 100% इसी तरीके का रिटर्न बनाएगा, ऐसा कभी नहीं होता. वैल्यूएशन को सिर्फ हमें डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना चाहिए. ये रफ कैलकुलेशंस है और जो हमें डायरेक्शन बताती है कि प्रेस्टीज इज चीपेस्ट अमंग ऑल द स्टॉक्स दैट आर इन द मार्केट. ये हमको सबसे ज्यादा रीजनेबल वैल्यूएशन के अंदर मिलता है प्रेस्टीज. अब हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हमेशा रिटेल इन्वेस्टर इग्नोर कर देता है, दैट इज डाउनसाइड रिस्क. यार, कोई भी कंपनी हो, कितनी भी आपको अच्छी लगती हो, बेशक आप उसके प्रमोटर को अच्छी तरह जानते हो और आपको पता है ये अच्छा परफॉर्म करेगी ही करेगी, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बोल देता है कि ये कंपनी 100% अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर कंपनी के अंदर डाउनसाइड रिस्क रहता है. शेयर मार्केट ऐसे ही जोखिमों के अधीन नहीं है. एक्चुअली में हमें जब भी किसी स्टॉक को देखते हैं, जब भी किसी सेक्टर को पढ़ते हैं, तो हमें डाउनवर्ड रिस्क हमेशा देखने चाहिए. और यहां पर भी हम जो है अपने डाउनवर्ड रिस्क को एनालाइज करते हैं. हाँ, तो सबसे बड़ा पहला रिस्क आता है कि वो बेंगलोर में डिपेंडेंट ज्यादा है. कंपनी इज डूइंग समथिंग अबाउट इट, दे आर मूविंग टू दिल्ली एनसीआर एंड अदर मार्केट्स, हैदराबाद, मुंबई. उसके बाद ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स और ज्वाइंट वेंचर्स बहुत ज्यादा किए हैं कंपनी ने. तो ये ज्वाइंट डेवलपमेंट ना एसेट लाइट मॉडल है कि कोई कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी जमीन पड़ी है, आप उस कंपनी से ज्वाइंट डेवलपमेंट का टाई अप कर लेते हैं और कंपनी उनकी लैंड पे जमीन बनाती है और बेचती है. यानी ये एसेट लाइट बिजनेस है. यहाँ पर जमीन खरीदने के पैसे खर्च करने नहीं पड़े कंपनी को, लेकिन हाँ, कंपनी को अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज
उस कंपनी को देना पड़ेगा जिस कंपनी की वो लैंड है। तो इससे जब अप साइकिल आती है तो हम देखते हैं कि यार रेवेन्यू शेयर करना पड़ रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन डाउन साइकिल में यही एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। उसके बाद एक्सपोजर, हाँ, एन्युटी बिजनेस जो है वो हमें प्रेस्टीज को एसेट हैवी बिजनेस बना देता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर शुरू में बहुत ज्यादा होता है, और खुदा ना खास्ता अगर वो किराए पे ना चढ़े कंपनी, तो वो एक लाइबिलिटी बन के रह जाती है, ना उनको बेच सकते ना कुछ और कर सकते, तो उससे बिजनेस बहुत ज्यादा एसेट हैवी बन जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट के ऊपर दिखाई देता है। उसके बाद डेट टू इक्विटी इन्होंने कहा था पिछली बार 0.54 था, अब की बार 0.66 हो गया, वो इंक्रीज हो गया है। जो कंपनी कह रही है कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको कम कर देंगे, 0.5 के आसपास कर देंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है, कंपनी में नॉट डिलीवर ऑन द प्रोमिसेस दैट दे हैव सेड। इन्होंने कहा है कि 3900 करोड़ का हम एन्युटी का बिजनेस कर देंगे। इन्होंने कहा है कि 25-30% से हम प्री सेल्स बढ़ा देंगे, होटल बिजनेस को डीमर्ज कर देंगे। व्हाट इफ दे डोंट वॉक द टॉक? दैट इज द मेन क्वेश्चन। अब ये रिस्क ना ऐसा है कि ये रिस्क सिर्फ एक ही तरह से मिटिगेट हो सकता है, वो है कंपनी को कंटिन्यूअसली फॉलो करने से। आपको, हमको, कंपनी को जब भी हम कोई स्टॉक खरीदे ना, उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। उनकी कॉन कॉल्स, उनके रिपोर्ट्स, कंपनी क्या बोल रही है, उनके इंटरव्यूज। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि आर दे बैक ट्रैकिंग। हमें आइडिया मिल जाता है। अभी मान लो कल को प्रेस्टीज आगे कहती है कि नहीं 3900 करोड़ तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम सोच रहे हैं कि 2500 करोड़ तक का कर दें। दिमाग खटक जाना चाहिए उसी समय कि कंपनी इज नॉट वॉकिंग द टॉक। यानी कंपनी जो मैनेजमेंट जो वादा कर रही थी ना, उस वादे को पूरा कर नहीं पा रही है, तो वी शुड बी एक्स्ट्रा विजिलेंट देयर। अब ये चीज मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़े गुजारिश करूंगा कि आप ना किसी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए। आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए ना, तो उसको अच्छी तरह पढ़िए, उसको अच्छी तरह फॉलो कीजिए। मेरे जैसे यूट्यूबर या कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको कोई भी सलाह दे सकते हैं, कोई गलत सलाह दे सकता है, कोई सही सलाह दे सकता है, और आपको कन्विक्शन किसी स्टॉक पे तभी आएगा जब आप खुद पढ़ेंगे, है ना। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्टॉक को पढ़ते कैसे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ पर मुझे ये स्टॉक और केस स्टडी करनी बहुत जरूरी है, और ये स्टॉक है जिसमें मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, तो इसीलिए इट बिकम्स अ वेरी गुड स्टडी। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड। आई थिंक मैंने सभी बातों, सभी मेन मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं अगली किसी कंपनी के साथ आपके पास आऊंगा अपनी अगली वीडियो लेके। थैंक यू, नमस्कार।